भारत है तो झारखंड भी होगा। तो इस कृषि के बारे में ध्यान से समझिएगा। कृषि, इस कृषि की अगर बात करेंगे तो कृषि को 4 चरणों में बांटा गया। कृषि को कितने चरणों में, एग्रीकल्चर को कितने चरणों में? 4। हाँ लिख लो, लिखने तो एग्रीकल्चर लिखिए, एग्रीकल्चर लिख तो नहीं लिखिन रहे हमारा ना हो। चल देखो, तो कृषि की अगर बात करेंगे तो इसको कितना भागों में बांटा गया है? हिंदी जो बड़ी टफ होता है, कोड़ा एक गने फटल रहता है ना, एक ऐसे रहता है। सबसे बढ़िया अंग्रेजी है, ठीक है। कुर्सी लिखा गया, कभी कभी ठीक है लिखा जाता है, कभी गलत लिखा जाता है। देखो जरा ध्यान, एग्रीकल्चर को 3 भागों में बांटा गया है, 4 चरणों में बांटा गया। पहला चरण जो है वो आपका ध्यान से समझेंगे 1947 से 66। कितना? पहला चरण है ये। क्या चरण? कौन सा चरण? पहला चरण है। दूसरा चरण की अगर बात करेंगे तो 1966 से 80। तीसरा चरण की बात करेंगे 1980 से 2000 ईस्वी। और चौथा चरण की बात करेंगे तो 2000 ईस्वी से लेकर के अभी तक वर्तमान तक बताया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में किसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा शोषण किया। यहाँ पर नील की खेती, अफीम की खेती करवाया, जिसके कारण यहाँ पर जितने सारे खेत था, जितने उपजाऊ भूमि था, वो सारे उपजाऊ भूमि बंजर हो गया। आखिर अंग्रेज नील की खेती करवाते थे। चंपारण सत्याग्रह है कि नहीं, नील से संबंधित है। नील की खेती करने से मिट्टी की फर्टिलिटी जो होती है घट जाती है। अफीम का खेती करने से, गांजा का खेती करने से घट जाता है। दलहन तिलहन करने से बढ़ जाता है। आखिर अंग्रेजों ने ऐसा क्यों करवाता था? नील की खेती क्यों करवाता था भाई? अफीम की खेती क्यों करवाता था? गांजा की खेती क्यों करवाता था? इसके पीछे कारण है, भारत के जस्ट ऊपर में देखेंगे एक देश है चीन। चीन के पास हर चीज था, तो अंग्रेज कैसे वहां पर शासन कर सके? अंग्रेज क्या बेचे जो चीन के पास नहीं था? तारबूज चीन के पास था, मक्का गेहूं सब चीज था, महुआ मोड़ुआ सब चीज था। तो क्या चीज करेंगे बेटा अपने चुंगल में चीन को कैसे फंसा? यहाँ पर एक जगह हांगकांग का नाम सुने होंगे, हांगकांग। तो इस हांगकांग को किसी तरह अंग्रेजों ने जीता, और जीतने के पश्चात यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, उसको गांजा का 2 सुट्टा मरवा दिया। मरवाया तो बेटा एकदम बाप रे बाप की लगो यार, अंग्रेज को बेटा आर ले तो पिलाया, धीरे धीरे सबको फ्री पिलवाया। अब लग गया लग, क्या लग गया? अभी बोलो दे ना, बोलो पैसा दे। अंग्रेज लोग ऐसा ही करता था, जो चीज होता था मार्केट बनाना था। जैसे रिलायंस वाला फिल्म दिया पहले चीज ना, लेटर 2 साल वाह बटा पानी वोट पर तो रहते तकर बाद हमरे 99 टका 199 299 30 दिन से 28 दिन से 24 दिन अभी 1 सप्ताह कर देते है कि नहीं? लालच दिया। भारत में पहले गन्ना का जूस और गुड़ लोग खाते थे, पूरा तंदुरुस्त रहते थे। गुड़ खाने से शुगर लेवल नहीं बढ़ता। अंग्रेजों ने उसको चीनी बना दिया और सबको 1 किलो
ढेर करिया रहता था भूत जैसा, देखे सुथर नहीं लगता था। चीनी देखा पूरा उज्जर है, तो उज्जर हो बेटा ले, लेकिन चीनी का ऐसा लत लगा घर घर चीनी, दुकान जितना मिठाई रसगुल्ला उसगुल्ला बनो, सब कुछ बनो, खाए से सबको डायबिटीज हो गया, शुगर बीमारी। पहले भारत में चीनिया बीमारी नहीं होता था, जब से चीनी उन्हें खाना शुरू किया सबको कुछ धर लिया। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों ने यहाँ पर अफीम गांजा का क्या किया, व्यापार किया, और चीन को क्या किया, गुलाम बनाया। ये अफीम गांजा आता कहाँ से था, यहाँ पर लोगों को ठट्ठा के कुछ करता था। तो बताया जाता है कि सरकार हम लोगों से टैक्स लेती है ना, तो वो टैक्स का पैसा हम लोगों पर ही खर्च करती है। बिजली दे रही है, जन वितरण प्रणाली की दुकानों में 1, 2, 3 रुपया में चावल, गेहूं, मक्का या कुछ मिलता है, नमक वमक नहीं मिलता है। चावल 1 रुपया किलो मिलता है ना, तो चावल 1 रुपया मिलता है। अरे ना ऐसे नॉर्मल लेना जाएगा 1 रुपया मिलेगा, 30 रुपया मिलता है ना, मिलता कोटा वाला मिलता तो अपना बाप घर से देता नहीं, वो टैक्स वाला पैसा से खरीद के हम ही लोग को देता है। तो सरकार हम लोगों से टैक्स लेती है, तो वो टैक्स का पैसा रोड, पुल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य में क्या करती है। सदर हॉस्पिटल जाते हैं तो फी कहते हैं डॉक्टर का 5 या 10 रुपया, प्राइवेट में जाके कहते तो क्या डॉक्टर 5 रुपया काम करता है, नहीं, उसके बदले में उस डॉक्टर को सरकार पैसा देता है, और हम लोग सस्ता में क्या करते हैं, इलाज करवा देते हैं। तो हम लोग का टैक्स का पैसा हम ही लोग पे खर्च करता था। अगर बात किया जाए सूर्य और बादल, धरती से टैक्स के रूप में पानी ऊपर खींच लेता है, खींचता नहीं खींचता, अभी जा रहा है, धरती से पानी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आसमान खींच रहा है ना, बादल, सूर्य खींच रहा है भाई। एक ऐसा समय आएगा वो भी रिटर्न कर देता है। सूर्य धरती से पानी को लेता है तो वो रिटर्न भी कर देता है, लेकिन चूहाड़ अंग्रेज ने धरती से लिया लेकिन उस धरती को दिया। इसलिए जब हमारा देश आजाद होता है तो किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया जाता है, एग्रीकल्चर, कृषि पे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। शुरुआत में बताया जाता है कि 1947 से 66 ईस्वी तक भारत के लोग, यहाँ के किसान मोटे अनाज पे निर्भर था। इस ईस्वी तक अगर आपके दादा जिंदा होंगे तो पूछिएगा जब क्या खाते थे अपने समय में, लपसी उसको बोलता था, मड़वा से बनता था लपसी, जोनरस बनता था खट्टा, वो चीज खाता। अभी सोकिया खाता है जी, वो सब खाता था। चावल एक टाइम बनता था, 2 दिन तक खाता था, उसी से बन गया माड़ी बढ़िया। तो चावल 2-3 दिन में, रोटी महीनों लगता था, एक आध बार मशीन, रोटी जल्दी डेली मिलता। मेरा भी बहुत सारे खेत है, मेरा खुद का 22 एकड़ खेत है। जानते हो 22 एकड़ में पहले कितना खेती होता था, हम लोग 1 साल भी नहीं खा पाते, और अभी एक ही खेत से हम लोग 1 साल, बाकी खेत वाला क्या करते हैं, बेच देते। उसका परिणाम है हरित क्रांति, है कि नहीं। 1966 के बाद आता है, 66-67 में आता है हरित क्रांति। क्रांति का मतलब होता है अचानक किसी क्षेत्र में परिवर्तन हो जाना, क्या कहलाता है, क्रांति। फिर सोना क्रांति मतलब मारपीट, तो हरित क्रांति मतलब मारपीट हुआ होगा, क्रांतिकारी होता है। तो इस अवस्था में किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय था। भारत में गेहूं, चावल ये सब विदेश से आयात होता था, भारत में आता था। भारत में केवल मड़ुआ, जोनरा यही सब होता था, बहुत स्थिति दयनीय थी। 1966 में हरित क्रांति आता है, और इस हरित क्रांति में हमारे भारत में अचानक परिवर्तन हो जाता है, और हमारे भारत में कुछ राज्य
पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब क्षेत्रों में हरित क्रांति आता है और इतने परिवर्तन होता है तुरंत 1966 से 80 के बीच में सारे लोग घर घर गेहूं और चावल होना शुरू हो गया। तो लोग इस अवस्था में मोटे अनाज का यूज करते थे, इसमें लोग गेहूं और चावल, इसमें लोग गेहूं और चावल के लिए क्या करते थे, आयात करते थे, निर्वाह कृषि करते थे, खेती इसलिए करते थे ताकि हम जिंदा रह सके। इसमें इतना गेहूं चावल हुआ कि जिंदा रहने के बावजूद भी, खाने पीने के बावजूद भी अनाज क्या हो जाने लगा, बचने लगा। जब इसमें हरित क्रांति आ गया भाई, गेहूं चावल ज्यादा होने लगा, तो जहां जहां खेत है वहां वहां पर सब धान लगाने लगे गेहूं। तो धान गेहूं लगाने के लिए आपको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। सिंचाई में केवल खेत जरूरी नहीं है, खाद भी जरूरी है, सिंचाई भी जरूरी है। तो प्रथम कृषि में देखेंगे, जो प्रथम 5 वर्षीय योजना तक कृषि पर फोकस किया गया, तो कृषि के लिए क्या चाहिए, सिंचाई चाहिए। तिलैया डैम कब बना, तिरपन में, सिंचाई के लिए, है ना। खैर बाढ़ नियंत्रण तो सिंचाई भी हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो देखेंगे 1950 से लेकर के 60 के बीच में बहुत सारे डैम बना है। तिलैया डैम बना है, मैथन डैम बना है, बाल पहाड़ी बना है, कोनार डैम बना है, अय्यर बांध बना है, बैरमो बांध बना है, बेनूघाट डैम बना है, बतरातू डैम बना है, बहुत सारे डैम बन गए। किस लिए, सिंचाई के लिए। अब जब डैम बनेगा तो क्या केवल कृषि होगा, बांधा में झींगा मछली डालेगा नहीं डालेगा, मत्स्य पालन होगा क्या होगा। तो इस अवस्था में देखेंगे कि दक्षिण भारत में पठारी इलाका होने के कारण इधर तालाब वगैरह क्या होगा, बनना ज्यादा। तो दक्षिण भारत में आ गया नीली क्रांति, मतलब मत्स्य, और इधर जो है उत्तर भारत में मैदानी इलाका है, यहाँ पर नलकूप वगैरह बनना ज्यादा हो गया। अब ज्यादा धान वान होगा तो पवार होगा कि नहीं रहेगा, बचेगा पवार पर। तो पवार कौन सी करेगा, छागर पठू खिलाएगा, गाय गरू खिलाएगा, खिलाएगा, उसको खिलाने के लिए तो पशुपालन भी हो गया। तो इधर नीली क्रांति आया, तो इधर जो है भाई पशुधन आ गया। क्या गया, मतलब गाय गरू पालना शुरू हो गया, खस्सी उसी पालना शुरू कर दिया, मुर्गा पोल्ट्री वोल्ट्री फार्म सब शुरू कर दिया। तो देख रहे हैं, एक चीज को शुरुआत करेंगे ना, उससे बहुत सारे ऑप्शन आपका निकलना शुरू हो जाता है। अब इसमें निर्भर भी हो गया, अनाज भी हो गया। अब यहाँ पर मान लो इधर मछली हो गया, इधर पटरू उठरू सब मिलने लगा, खाए मन करे लगा, खाए खातिर तोरा कुछ चाहिए भाई, तेला चाहिए नहीं चाहिए, तेल। 1980 तक बहुत सारे पटरू मछली उछली सब आने लगा। आप बोला बेटा कि अगर भूजे खातिर कुछ चाहिए, तेल चाहिए। अब आ गया कौन क्रांति, पीली क्रांति। कौन क्रांति, 1980 में कौन सा क्रांति आता है, पीली क्रांति। मतलब इसमें नगदी फसल ज्यादा, नगदी फसल कहने का मतलब कोकोनट, चॉकलेट, तंबाकू, ये सब उत्पादन शुरू हो गया। इसमें था केवल खाने पीने के लिए, इसमें इस अवस्था में जो खेती बाड़ी कर रहा था फायदा कमाने के लिए। तो इसमें मतलब पीली क्रांति हो गया, मतलब तेल उल वाला। इसलिए भारत के लोग 1980 से पहले ज्यादातर लोग पतले पतले स्लिम होते थे। 1980 में वसा का प्रयोग ज्यादा करने लगे, तेल हर एक खाना में तेल ज्यादा डालने लगे। तो 1980 के बाद लोग क्या होने लगे, मोटा होने लगे, वसा बढ़ने लगा, हृदय की बीमारी बढ़ने लगा। आज देखेंगे तेल इतना बढ़ गया, दमो बढ़ गया, तेल हर एक चीज में आपको क्या चीज चाहिए, छोला भटूरा ले बेटा, तेल में मोगरा डुबा के निकाल, चाउमीन ले बेटा, पकौड़ी छापूड़ी कचौड़ी सब तो कोशिश रही, तेल का लोग प्रयोग ज्यादा करते हैं। 1990 आते आते बताया जाता है कि अंडा मछली जब ये सब ज्यादा होने लगा तो इसको प्रिजर्व कैसे किया जाए।
अभी बनाया, रतिया बच हो गया, खराब हो गया, अमत उमत होने लगता था। तो 1990 के दशक में रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का आविष्कार होता है ना। बताया जाता है शर्मिला टैगोर के पति का नाम क्या है जो होगा, एक हीरो था। तो उन लोग 1990 में गर्मी के दिन में घड़ा का पानी सब लोग पीता था। और 1990 तक भारत में एक आध दूगो प्राइवेट कंपनी था, सब का सब कंपनी सरकारी कंपनी था। स्कूटर बना रहा है कौन? सरकार। सिम कार्ड कौन बना रहा है? सरकार। मोटरसाइकिल कौन बना रहा है? सरकार। कार कौन बना रहा है? सरकार। तो सिम कार्ड भी लेना होता था तो आपको 6 महीना का वेट करना होता था। कोई गाड़ी भी निकालना है तो आपको कितना महीना तक वेट करना होता? 6 महीना। आपने यहाँ लिख के दिया कि मुझे कार निकालना है, एम्बेसडर निकालना है, फिर गया दूसरा ऑफिस, तीसरा ऑफिस, फिर सरकार के पास जाता था, सरकार फिर उसको बनाता था, फिर आता था 6 महीने। 1990 में वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण आ गया। मतलब अब जो है सुई मिसाइल अब प्राइवेट कंपनी भी बनाना। अगर आपको फ्रिज लेना है नौकरी में खाली क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। मिनटों में घर बैठे आप क्या मंगा सकते हैं? फ्रिज। गाड़ी खरीदने का मन है, शोरूम चल जाओ, तुरंत गाड़ी उठा के ले आओ। लेकिन पहले पैसा होने के बावजूद भी आप ये सब चीज़ खरीद नहीं। अब यहाँ पर बहुत मीट मछली खा करके पका दिया। 1900 अब 2000 ईस्वी आया। 2000 ईस्वी में क्या हुआ भाई? आप बोला बड़ी मांस मछली खा लिए, आप सब्जी पर ध्यान। किस पर? सब्जी और फूल। इसमें फूल मतलब सब्जी पर क्या दिया? तो ये था कृषि का चरण। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में कृषि। इसमें देखेंगे झारखंड। थोड़ा सा लिखिएगा इसमें, 2-4 लाइन लिखेंगे। लेकिन कृषि को 4 चरण बांटा के पहला चरण में लिख दिए ना बोला। उसके बाद चर्चा किसमें लिखेंगे? मोटे अनाज पे निर्भर। इसमें लिखेंगे मोटे अनाज पे निर्भर। पहला चरण, हाँ पहला चरण कब से कब है? लेकिन मोटे अनाज पे निर्भर, मोटे अनाज पे निर्भर, मोटे अनाज पे निर्भर, मोटे अनाज पे निर्भर। ठीक है, चलो। और इसी में एक लाइन और थोड़ा लिखिएगा, निर्वाह कृषि करते थे। निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है? निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है जी? केवल जीवन यापन के लिए। किसके लिए? केवल जीवन यापन के लिए जो कृषि करता है उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि। चलो दूसरा में क्या है? दूसरा चरण में 1966 से 80 देखेंगे। इस चरण में हरित क्रांति आया। इस चरण में क्या आया? हरित क्रांति। दूसरा चरण में, दूसरा चरण में क्या आया? हरित क्रांति। देखेंगे गेहूं और चावल, हाँ गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि हुआ। दूसरा चरण, पहला चरण था देखो ये वाला जो है, देखो यहाँ पर है ना, ये हो गया पहला चरण। ठीक है, तो पहला चरण में क्या था? मोटा अनाज। और इसमें कैसा जीवन था? निर्वाह के लिए खेती करते थे, बेचने उचने के लिए। दूसरा चरण की अगर बात करेंगे तो दूसरा चरण में क्या चीज था भाई? हरित क्रांति। और हरित क्रांति में किस पर फोकस किया गया था? गेहूं और चावल पर फोकस किया गया था। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ? गेहूं और चावल। तो जो आप खट्टर लस्सी खाता था, क्या खाने लगा? रोटी और भात। तो हम लोग आज रोटी और भात खा रहे हैं, किसका कारण है? ठीक है, अब इसमें निर्वाह कृषि हो रहा है क्या? अब ये क्या करता? देखो इसमें जो था पहला चरण में आयात करता था। आयात का मतलब क्या समझे? विदेश से आता था गेहूं चावल। अब इसमें क्या हुआ? गेहूं चावल अब कहाँ बेच दे रहा है? देखो कितना
तो इसमें आयात होता था, इसमें क्या करने लगा, इसमें लिख दीजिएगा निर्यात। दूसरा चरण में लिखेंगे निर्यात, दूसरा चरण में निर्यात, निर्यात निर्यात, हाँ लिख दो गेहूं चावल का निर्यात। पहला चरण में क्या हो रहा था, आयात हो रहा था, ठीक है। ये सब समझने के लिए कॉन्सेप्ट है। चल तीसरा चरण में क्या होगा, नगदी फसल। तीसरा चरण में लिखेंगे नगदी फसल का उत्पादन, नगदी फसल, नगदी फसल, नगदी फसल। नगदी फसल क्या होता है जानते हैं, गन्ना, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, लिख दो। नगदी फसल में क्या क्या चीज आता है, नगदी फसल लिखे। तीसरा चरण में क्या हुआ, नगदी फसल। नगदी फसल में लिखेंगे हाँ चाय, टी, कॉफी लिखिएगा, टी, कॉफी, टी, कॉफी, कोको, चॉकलेट वगैरह होता है, चोको वाला कोको लिखेंगे ना, मूंगफली, कोको, कोकोनट, नारियल वगैरह, डाब पानी नहीं, डाब पानी जी नहीं देखते कितना आता है डाब, कोको, कोकोनट, तंबाकू हो गया, इत्यादि लिखेंगे। चौथा चरण में लिखेंगे बागानी और बागवानी। चौथा चरण में लिखेंगे बागानी और बागवानी, बागानी और बागवानी, हाँ बता रहे, बागानी और बागवानी। देखो एक आता है बागवानी, क्या आता है, और एक आता है बागानी। बागवानी में फल फूल सब्जी, फल फूल सब्जी, फल फूल सब्जी में, सब्जी में दो तीन सब्जी पर फोकस किया गया था, आलू, भिंडी, बैंगन, टमाटर। फूल में गेंदा, गेंदा फूल नाम है, गुलाब और कमल पर ज्यादा फोकस। फल में आम, अंगूर, आम, अंगूर, आम हो गया, अंगूर हो गया, केला और संतरा, इस पर फोकस है ना। और बागानी वाला जो भी बताया नगदी फसल वाला, क्या कैसे बताए, कोको बताए, कोको नट, और फिर क्या बताए, और नगदी फसल के अंतर्गत आ जाएगा कोको, कोकोनट, कॉफी, टी, ना वो मतलब देखो कुछ नगदी फसल बागानी में नहीं आता है, ठीक है। कोको हो गया, कोकोनट, कॉफी, टी, और एक आपका आ गया क्या चीज, तंबाकू है ना, टोबैको, और गन्ना, शुगर कैन, शुगर क्या होता है उसको, शुगर कैन होता है। और एक होता है पशुधन, क्या चीज होता है भाई, पशुधन। पशुधन के अंतर्गत 5 जानवर को रखा गया है। पशुधन के अंतर्गत कितने जानवर को रखा गया है, 5। एक रखा गया है भैंस, गाय, ऊंट, बकरी, भेड़। 5 जानवरों को क्या बोला गया है, पशुधन का। इस जानवरों पर ही सब्सिडी मिलता है, और ये सब के लिए सरकार के द्वारा, अब गाय का मतलब नहीं सोचना है बैल नहीं आएगा, बैल भी आएगा, गाय बैल, काड़ा काड़ी नहीं समझते। अब बकरी का बोलेगा खस्सी से, खस्सियों आ जाएगा करते,
समझ रहे ना। तो भैंस, गाय, ऊंट, बकरी, भेड़, इसके लिए सरकार सब्सिडी देती है ना। और वेटनरी वगैरह का जो मेडिसिन वगैरह है ये ब्लॉक के द्वारा मुहैया करवाया जाता है। ये 5 पशु को पशुधन के अंतर्गत रखा है। क्लियर? चलिए कॉफी, टी कॉफी दे दो, तंबाकू, शुगर केन, कतारी, अब लिखेंगे। अब मैं आते हैं झारखंड से, ये मतलब मोटा मोटी आपका समझ हुई, ठीक है। अब झारखंड में आएंगे कृषि के बारे में। देखेंगे झारखंड के कुल 80% जनसंख्या, हाँ झारखंड में ऑनलाइनर लिखा देते हैं क्या जो पूछेंगे, देखेंगे न्यू टॉपिक नहीं, वही चीज़ है, मतलब कृषि से ही है, मतलब ये झारखंड से संबंधित, ये पूरे भारत के संदर्भ में था, ठीक है। लिखेंगे झारखंड के कुल 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, 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 निर्भर है। लिखेंगे झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर, झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। लेकिन जानते हैं इसका मतलब मात्र 23% क्षेत्र में क्या होता है, कृषि, परंतु इसका 23% क्षेत्र में ही, परंतु इसका 23% क्षेत्र में ही, 23% क्षेत्र में ही कृषि होता है। 23%, 38 लाख हेक्टेयर का कितना परसेंट, 23% में क्या होता है, कृषि होता है, ठीक है। लिखेंगे झारखंड में प्रत्येक साल 46 लाख मीट्रिक टन, झारखंड में प्रत्येक साल 46 लाख लिखो, सुना गड़बड़ा जाएगी, 46 लाख मीट्रिक टन, मीट्रिक टन, अब जे है लिख लो, मीट्रिक टन अनाज की आवश्यकता होती है, 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 परंतु झारखंड में
22 लाख मीट्रिक टन, परंतु झारखंड में 22 लाख मीट्रिक टन, 22 लाख मीट्रिक टन ही अनाज का उत्पादन होता है। अनाज का उत्पादन होता है, अर्थात 24 लाख मीट्रिक टन का क्या करना होता है? अर्थात 24 लाख मीट्रिक टन, 24 लाख मीट्रिक टन अनाज का आयात किया जाता है। आयात किया जाता है मतलब आता है, निर्यात मतलब यहाँ से जाता है, आयात मतलब वजह से आता है, आयात किया जाता है। लिख देना, बाहर से आता है, समझ लेंगे। आयात का मतलब क्या होना है? आना। निर्यात मतलब आना नहीं बल्कि जाना, ठीक है। लिखेंगे 12.73%। नेक्स्ट 12.73 प्रतिशत मतलब परसेंट, 12.73% ही सिंचित क्षेत्र है। सिंचित मतलब यहीं पर सिंचाई की व्यवस्था है, ठीक है। जितना कुल कृषि होता है ना, जितना कृषि होता है उसका कितना प्रतिशत में ही सिंचाई होता है? बाकी क्षेत्र किस पे निर्भर है? अर्थात किसान और मानसून के बीच में हमेशा जुआ होता है। कभी मानसून जीत जाता है, कभी किसान। अकाल पड़ जाता है तो कौन जीत गया? और अकाल नहीं पड़ा तो कौन जीता? किसान। इसलिए किसान भाई लोग हमेशा किस पे निर्भर है? हम लोग भी देखते हैं खेत बाड़ी में क्या धान लगाते हैं तो पटेले बोलते हैं क्या? देखते हैं कि सूखा पड़ गया तो भगवान पूरा मंदिर में जाके कीर्तन करता है, भगवान पानी पड़े, भगवान पानी पड़े। ना पड़े बेटा, सुखा के चरचरा खत्म हो। अगर ये सिंचाई की सुविधा रहता तो पानी पड़े या आराम से हम लोग का कृषि हो जाएगा। पंजाब हरियाणा में पानी ना के बराबर पड़ता है, फिर भी वहाँ पर जाता है। पलामू में लगातार 22 साल से पानी कम पड़ रहा है वहाँ पर। मक्का में देखो आगे है बेटा, गेहूं में देखो आगे है, दलहन तिलहन में आगे है। क्यों? इसका कारण क्या है? वहां पर सिंचाई का साधन अच्छा है। चलो लिखिए क्षेत्र। बाकी क्षेत्रों में लिख देंगे, बाकी क्षेत्रों में वर्षा पर निर्भर, बाकी क्षेत्रों में वर्षा पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर, वर्षा पर निर्भर, वर्षा पर निर्भर। टाइट क्या हो रहा है? बस 10 मिनट पकड़ लेना, हो गया। देखेंगे झारखंड का प्रमुख फसल धान है। झारखंड का प्रमुख फसल धान है। झारखंड का प्रमुख फसल धान है, धान है। जबकि दूसरा प्रमुख फसल मक्का, जबकि दूसरा प्रमुख फसल मक्का है। तो देखते होंगे क्या धान और मक्का ज्यादा लगता है ना लगता है? मक्का है, गेहूं होते नहीं लगता है। और गेहूं हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे जबकि झारखंड का प्रमुख नगदी फसल गन्ना है। जबकि झारखंड का प्रमुख नगदी फसल
नकदी फसल, नकदी फसल गन्ना, गन्ना है, गन्ना है, ठीक है। चलिए ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा गन्ना, ज्वार बाजरा गन्ना, ज्वार बाजरा गन्ना कौमा आलू, ज्वार बाजरा गन्ना कौमा आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन हजारीबाग जिला में होता है। ज्वार बाजरा गन्ना, ठीक है, आलू है? आलू तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? हजारीबाग। मड़ुआ का सबसे ज्यादा उत्पादन रांची, मड़ुआ दे देंगे रांची, मड़ुआ रांची, मड़ुआ रांची। दलहन तिलहन पलामू, दलहन तिलहन और मोटा अनाज लिख देंगे, दलहन तिलहन मोटा अनाज। दलहन तिलहन मतलब जितना दाल है और जितना तेल और मोटा अनाज, मोटा अनाज में केवल क्या चीज छोड़ देना है? ज्वार बाजरा और क्या चीज बताते हैं? मतलब ज्वार बाजरा। मक्का में कहाँ हो जाएगा? पलामू में हो जाएगा। तो क्या मैंने बताया? अभी बता दे रहे, चिंता नहीं। दलहन तिलहन और मोटा अनाज कहाँ पर? पलामू। देखो दलहन में अरहर आ जाएगा, कुर्थी आ जाएगा, जितना दाल जान रहा है। हाँ, लेकिन एक दलहन है उड़द, एक है उड़द, ये पलामू में ना होकर के रांची में इसका ज्यादा होगा। तो लिखेंगे दलहन में एक उड़द, दलहन में एक उड़द, उड़द उड़द उड़दा दलिया, उड़द, दलहन में उड़द, उड़द बोलता है, लिखता है उड़द बोलता है, उड़द उड़द नहीं हो जाएगा। आप घर में उड़द बोल दीजिए और फिर क्या उड़द दाल बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए, उड़द होता है। तो क्या मैंने बताया? दलहन में उड़द का उत्पादन सबसे ज्यादा रांची, सबसे ज्यादा रांची, रांची, ठीक है। धान का उत्पादन सबसे ज्यादा सिंहभूम में, धान का उत्पादन सबसे ज्यादा सिंहभूम में, सिंहभूम में दोनों एरिया में होता है। पश्चिमी सिंहभूम ज्यादा होगा। सिंहभूम लिखता है तो सिंहभूम का मतलब समझ जाना, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, कोल्हान लिख दीजिएगा। तो लेकिन इसमें बोला जाता है सिंहभूम, कोल्हान बोलता तीनों, सिंहभूम बोल रहा है मतलब पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर भाग? सिंहभूम। हाँ, मक्का लिख देना, पलामू गड़बड़ा जाएगा तो लिख लो, मक्का लिख लिया, पलामू। गेहूँ पलामू, गेहूँ भी लिख दीजिए पलामू, मक्का गेहूँ पलामू, मक्का गेहूँ पलामू। और पूछेंगे सरसों, तो सरसों क्या मारना है? ठीक है। अगर बोलेंगे सूरजमुखी, कुर्थी, किसमें अंतर्गत आता है? और उड़द बोलेंगे तो सबसे कम समय में, ध्यान दीजिए, सबसे कम समय में कौन सा फसल तैयार होता है? मड़ुआ। पूछा जाता है, लिखेंगे मड़ुआ, मड़ुआ क्रॉस पहले हो जाता है, लिखेंगे मड़ुआ, मड़ुआ। मक्के को नहीं मारना, मड़ुआ मारने के बाद लिखेंगे सबसे कम समय में, सबसे कम समय में मड़ुआ फसल तैयार हो जाता है, मड़ुआ फसल तैयार हो जाता है, मड़ुआ फसल तैयार हो जाता है। इसका 50 दिन से पूछे, हाँ 1.5 महीना, हाँ तैयार हो जाता है, मड़ुआ मारना है, ठीक है।
देखेंगे पपीता का उत्पादन सबसे ज्यादा सिमडेगा। पपीता का उत्पादन सबसे ज्यादा सिमडेगा। फिर लिखेंगे संतरा के उत्पादन के लिए दो जिला को चुना गया है, पलामू और जामताड़ा। संतरा के उत्पादन के लिए दो जिला को चुना गया है, पलामू और आम का सबसे ज्यादा उत्पादन चतरा, पलामू और जामताड़ा। आम का उत्पादन सबसे ज्यादा चतरा, जबकि परमंडल के आधार पर संथाल परगना, संथाल परगना लिखेंगे। गुमला जिला में सबसे ज्यादा कुआं से सिंचाई होता है। गुमला जिला में सबसे ज्यादा कुआं से सिंचाई होता है। परसेंटेज आप लोग किताब में देख लीजिएगा, ठीक है। गुमला में सबसे ज्यादा किससे सिंचाई लिखेंगे। जबकि तालाब से देवघर, कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा? देवघर। और अगर पूछा जाएगा नहर से तो मारना सिंहभूम। तालाब से कहाँ? देवघर। नहर से सिंहभूम। और नलकूप बोलेगा तो मारना लोहरदगा। नहर से सिंहभूम में, क्लियर। और नलकूप से लोहरदगा। नोट करके लिखें। नहर से हो गया आपका सिंहभूम, लोहरदगा। नोट करके लिखिए। लोहरदगा का अर्थ लोहा का केंद्र। लोहरदगा का अर्थ लोहा का केंद्र। लोहरदगा का अर्थ लोहा का केंद्र। लोहा का केंद्र। गुमला का अर्थ गाय का मेला। नागपुरी भाषा में गाय के मेला को गोमिला कहा जाता है। नागपुरी भाषा में गाय के मेला को गोमिला कहा जाता है। गाय के मेला को गोमिला कहा जाता है। गुमला में प्रत्येक मंगलवार को
प्रत्येक मंगलवार को गुमला में प्रत्येक मंगलवार को गुमला में प्रत्येक मंगलवार को गाय का मेला लगता है। अब आप लोग को कुछ होमवर्क देते हैं, लिख कर ढूंढ के लाइएगा। देखेंगे झारखंड सरकार ने कृषि से संबंधित कौन कौन सा योजना झारखंड सरकार ने वहीं पर लिख दीजिएगा, ठीक है। हम नोट्स देंगे, नोट्स में है, लेकिन आप लोग को अपने ढूंढना है। लिखिएगा झारखंड सरकार ने कृषि से संबंधित कौन कौन सा योजना को चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सा योजना को चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे झारखंड में खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल कब होता है और कितना प्रतिशत में होता है। कब होता है और कितना प्रतिशत में होता है। चलिए आज इतना ही है ना, एग्रीकल्चर आपका कंप्लीट, ठीक है। मंडे को बताएंगे आप लोगों को फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। चलिए धन्यवाद।